गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। आज हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 34 से 33 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 34 ये क्या बताता है? कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने कपट का लाभ स्वयं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही कपट का लाभ नहीं ले सकता है, चाहे पूर्ववर्ती हो या पश्चातवर्ती। मतलब ये कि कपट चाहे पहले किया गया या बाद में, वह स्वयं ही अपने कपट का लाभ नहीं ले सकता है। और इसके पूरा न होने में रुचि रखने वाला व्यक्ति इसे पूरा करने में बाधा डालता है, तो मतलब व्यक्ति ऐसा पूरा इसको जो कॉन्ट्रैक्ट उसे पूरा करने में रुचि भी नहीं रखता है और फिर उसमें बाधा भी डालता है, तो ऐसी स्थिति में मान ली जाएगी शर्त पूरी करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। ठीक है, ये मान ली जाएगी शर्त पूरी कर दी गई है। जितना अधिक समय उस व्यक्ति के कपटपूर्ण आचरण के कारण नष्ट हुआ है, उतना समय उस शर्त को पूरा करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जब जैसे कि उसने कपट किया है जिस टाइम पीरियड में, तो इतना ही टाइम पीरियड उसमें और बढ़ा दिया जाएगा। अब है नेक्स्ट जो है हमारा 35 सेक्शन। ये बताता है हमें इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में। तो 35 में साम्य का सर्वोच्च सिद्धांत सन्निहित है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के प्रत्येक मामले जैसे सभी प्रकार की संपत्तियों, हितों व इतर भोगी अधिकारों, दूरस्थ वे तत्कालिक अंतरणों में स्वे विधि के ऊपर होता है। देखिए 35 को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये होता है इलेक्शन करना होता है, यानी कि चुनाव करना होता है। आप एक साथ दो ठंडी और गर्म सांसें नहीं ले सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है या तो आप इनकार करें या फिर स्वीकार करें। आप स्वीकार भी कर रहे हैं, इनकार भी नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव का सिद्धांत। निर्वाचन के सिद्धांत का आधार यह है कि किसी अंतरण में यदि किसी व्यक्ति को कोई लाभ दिया गया है, ठीक है, तथा साथ ही उसे कुछ दायित्व भी सौंप दिया जाए, तो लाभ के साथ साथ दायित्व सौंप दिया जाए, तो वह व्यक्ति यदि फ़ायदा ले तो उसे दायित्व भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता है वो उससे फ़ायदा ले और दायित्व न ले। यदि वह दायित्व न लेना चाहे तो उसे लाभ लेने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे भी उसे इनकार कर देना चाहिए। अंतरिति को अंतरण के किसी भी हित का लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है, ठीक है। और यदि उसने अंतरणकर्ता की भावनाओं के प्रतिकूल आचरण करके दायित्व को लेना अस्वीकार कर दिया है। अब इस पर हम कुछ समस्याप्रद प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये कहता है कि प्रश्न, निर्वाचन के सिद्धांत का जो प्रमुख तत्व है निम्न में से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण। ठीक है, ये निर्वाचन के सिद्धांत का प्रमुख तत्व है, मतलब ये अनाधिकृत अंतरण को करने से रोकता है। सेक्शन 35 इसकी व्याख्या देखते हैं हम। निर्वाचन की आवश्यकता तब होती है जब अंतरणकर्ता को संपत्ति अंतरित करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। कोई थर्ड व्यक्ति मतलब जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति एंटर कर रहा है किसी थर्ड व्यक्ति को, ठीक है, और संपत्ति के स्वामी को इस व्यवहार के द्वारा कुछ फायदा भी प्रदान कर रहा है वह, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यदि स्वामी अंतरण का अनुमोदन नहीं करता है तो उसे लाभ भी वापस करना होगा, ठीक है। निर्वाचन की जो प्रमुख बात है वो ये है कि संपत्ति के स्वामी को यह चाहिए कि वे अंतरणकर्ता के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग करे, ठीक है। जो स्वामी है उसे ये करना होता है कि अंतरणकर्ता ने जिसने अंतरण किया उसके उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोग करे। उद्देश्य को अंतरिति की सुविधा पर विभाजित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के सिद्धांत में संपत्ति के स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि चाहे तो अंतरण के विलेख में निहित उद्देश्य को संपूर्णतः मान ले या संपूर्णतः छोड़ दे, ठीक है। और इस सिद्धांत द्वारा उसे विवश किया जा गया है कि वह या तो विलेख का पूरा लाभ यानी लाभ के साथ साथ दायित्व सहित प्रवर्तन करे, पूरा लाभ तथा दायित्व सहित उसे अस्वीकार कर दे, ठीक है। इस पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है भावराम वर्सेस बैजनाथ, पूछा जाता है प्री में, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अवधारित किया गया कि एक व्यक्ति एक ही व्यवहार को एक ही साथ स्वीकार या अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता है। अब इसके हम निर्वाचन के कुछ सिद्धांत है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। इसमें संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण होता है, ठीक है। अनाधिकृत अंतरण मतलब कि अधिकार न होते हुए अंतरण करना। और अनाधिकृत रूप से अंतरित संपत्ति में निर्वाचक का संपत्ति विषयक स्वामित्व हित रहना अनिवार्य है, ठीक है। जो निर्वाचक है यानी कि स्वामी है उसका संपत्ति में हित होना अनिवार्य है। यह सिद्धांत अंतरण सिद्धांत के उस नियम का अपवाद है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस हित से अधिक नहीं दे सकता जितना कि उसका अंश उसमें निहित है। मतलब ये कि उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, जितना उसका उस पर कब्जा है उतना ही दे सकता है। इसे ही हम नेमो डेबिट
क्वाइट नॉन हैबिट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। और फ़ायदा प्रदान करना निर्वाचन के सिद्धांत की प्रधान शर्त है। मतलब कि ये कि एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को उसमें फ़ायदा प्रदान किया जाता है। अगर ये नहीं है तो ये निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। उसके बाद है यह सिद्धांत प्रत्यक्ष लाभ वाले मामलों में ही लागू होता है, परोक्ष लाभ वाले मामलों में सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी अंतरण में संपत्ति के स्वामी की स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति में लाभ प्राप्त करता है तो वहाँ निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मतलब कि ये कि उसे संपत्ति का स्वामी होना चाहिए जिसको लाभ प्रदान किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निर्वाचन या तो प्रत्यक्ष या विवक्षित किसी प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। जो निर्वाचन कर रहा है वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जो फायदा प्रदान कर रहा है वो सीधे डायरेक्ट होना चाहिए। और निर्वाचन का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अगर हम उदाहरण ले तो जैसे कि मान लीजिए उसने किसी को प्रॉपर्टी दी और वो उसी तरह से उसका उस पर अपना कब्जा उसने उसको प्रदान कर दिया, फिर उस पर अपना कब्जा नहीं बनाए रखा, तो ये माना जाएगा कि उसने उसे जो उसने फ़ायदा दिया उसने रख लिया, तो माना जाएगा कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है और उसने अपना प्रॉपर्टी पर से भी कब्जा हटा लिया। नेक्स्ट, सरकारी अनुदान के मामले में सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शन है। तो कहाँ पर लागू नहीं होता है? सरकारी अनुदान के मामलों में। और स्वामी से किसी अन्य को किया जा रहा है तो वहाँ भी लागू नहीं होता। निर्वाचन उन मामलों में निवारण नहीं होगा जिसमें स्पष्ट उद्देश्य की घोषणा द्वारा निर्वाचन आवश्यक नहीं रखा गया है। मतलब क्लियर डिक्लेरेशन कर दिया है कि निर्वाचन आवश्यक नहीं है। ठीक है। भारतीय तथा आंग्ल सिद्धांतों का अगर तुलनात्मक हम विश्लेषण करें तो वहाँ पर अंतरण विलेख के अनुसार चुनाव में दोनों विधियाँ एक समान होती है। भारतीय और आंग्ल विधि अंतरण विलेख के अनुसार चुनाव में दोनों समान है, उनकी जो अंतरण विलेख है वो सेम है। और आंग्ल विधि में लाभ दिए गए व्यक्ति को हठी अंतरिति यानी कि रिफ्रैक्टरी ट्रांसफेरी तथा भारतीय विधि में निराश अंतरिति कहा जाता है। ठीक है। और आंग्ल में निर्वाचन मुआवजे के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आंग्ल विधि में निर्वाचन मुआवजे के सिद्धांत पर आधारित है। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो आपको एक तो ये याद रखना है कि आंग्ल विधि में लाभ दिए गए व्यक्ति को हठी अंतरिति कहा गया है, रिफ्रैक्टरी ट्रांसफेरी। और भारतीय विधि में निराश अंतरिति ये पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि आंग्ल विधि मुआवजे के सिद्धांत पर यह आधारित है, भारतीय सिद्धांत संप्रहरण अर्थात जब्ती की नीति पर आधारित है। आंग्ल विधि में हठी अंतरिति को केवल स्वीय प्राप्त नहीं होता है, ओनली पर्सनल राइट प्राप्त नहीं होता है। और भारतीय विधि में निराश अंतरिति का दावा अंतरणकर्ता के उत्तराधिकारी व अंतरणकर्ता के खिलाफ ही होता है। और किसी संपत्ति में से उद्भूत होने वाली आय का प्रभाजन दो आधारों पर किया जाता है जबकि इस आय को एक से अधिक व्यक्तियों में बांटा जाना हो। प्रथमतः समय के आधार पर, द्वितीयतः संपत्ति में अनेक हिस्सों के अनुपात के आधार पर। ठीक है, समय का आधार पर होता है प्रथमतः, और द्वितीयतः हिस्से के अनुपात के आधार पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 36 में समय के अनुसार आय के विभाजन का सिद्धांत समाविष्ट है। ठीक है, और जबकि 27 में हिस्से के आधार पर। तो ये 36 और 37 जो हमें बताते हैं ये आय के प्रभाजन के दो आधार हैं। ठीक है, जब किसी आय को एक से अधिक व्यक्तियों में बांटा जाना हो तो उसके आधार बताते हैं 36 और 37। तो किंतु उक्त दोनों ही धाराएं पक्षकारों के मध्य संविदा स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या उनकी कोई स्थानीय प्रथा तो वहाँ पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। और धारा 36 हम देखते हैं तो यह इसमें बंधित है कि किसी प्रतिकूल संविदा स्थानीय प्रथा के अभाव में सब भाटक, वार्षिकियाँ, पेंशन, लाभांश और अन्य कालिक संदाय जो आप आय की प्रकृति के हैं वे दिन प्रतिदिन अर्जित होने वाले तथा प्रभाजनीय समझे जाएंगे। ठीक है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति कई अंशों में धारित है तो उस संपूर्ण संपत्ति में बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के स्वामी से ऐसे स्वामियों में उनके अंश के अनुपात में प्रत्येक के पक्ष में हो जाएगा। किंतु यदि अंतरित या अंतरितियों को उस बाध्यता का बोध हो और उसकी सूचना यदि उनको न हो तो उसके निर्वहन में असफलता के लिए उसे या उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यह धारा कृषि प्रयोजनों के पट्टों पर लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचना न जारी करे। ठीक है। और अधिनियम की धारा 36 केवल अंतरणकर्ता एवं अंतरिती
के मध्य में ही लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रभाजन न्याय, साम्य एवं सद्विवेक पर आधारित है। इस पर केशव सत्येंद्र नाथ ठाकुर बनाम नीलकांत सिन्हा के बाद में यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई विक्रय डिग्री के निष्पादन के अधीन हुआ है तो यह धारा लागू नहीं होगी। ठीक है, कौन से केस में? सत्येंद्र नाथ ठाकुर बनाम नीलकांत सिन्हा के बाद में। और नेक्स्ट है समस्या पर प्रश्न है इस पर एक, यदि कोई संपदा किसी अंतरण के फलस्वरूप विभाजित होकर कई हिस्सों में चली जाए और इस तरह उस संपत्ति से होने वाला लाभ एक व्यक्ति के स्थान पर कई व्यक्तियों को देना पड़े तो क्या होगा? तो लाभ में प्रत्येक हिस्सेदार की भागीदारी होगी। नेक्स्ट है निर्बंधात्मक प्रतिसंविदा है प्रतिबंध संपत्ति के स्वामी को पर्याप्त धन देकर तथा उसकी स्वीकृति लेकर भी सृजित की जा सकती है। सामान्यतः निर्बंधात्मक प्रतिसंविदाओं का सृजन बंधक व विक्रेता तथा पट्टों के मामलों में ही होता है। अब देखते हैं नकारात्मक प्रतिसंविदाएं। नकारात्मक प्रतिसंविदाएं वह संविदा है जिसमें किसी पक्ष को कुछ न करने का दायित्व आरोपित किया जाता है। नकारात्मक प्रतिसंविदाएं ऐसी अंतरिक्ष के विरुद्ध नहीं प्रवर्तित की जा सकती जिसने अधिसेवी संपत्ति का पूरा दाम देकर शुद्ध भाव से खरीदा हो और जिस पर नकारात्मक शर्तों के विषय में कोई भी वास्तविक या परिलक्षित सूचना अध्यारोपित न की जा सके। और सकारात्मक संविदाएं कौन सी होती हैं? जो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, इनमें कुछ दायित्व डाले जाते हैं, किसी व्यक्ति पर उससे चेष्टा की जा सकती है क्यों न करे, जैसे कि इसके अनुपालन दायित्व वाले पक्ष को कुछ सक्रिय चेष्टा, खर्च या अन्य कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मकान बनाना, मरम्मत करना आदि। फिर है संविदाजन्य दायित्व, इसके द्वारा सामान्य हित को संरक्षण या मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, संविदाजन्य दायित्व में। और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 से 37 चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के अंतरणों में लागू होती हैं। और अधिनियम की धारा 38 से 53A तक की धाराएं केवल अचल संपत्ति के अंतरणों से संबंधित हैं। और मुस्लिम विधवा स्थावर अचल संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती, जबकि हिंदू विधवा ऐसे अंतरण कर सकती है। कोई व्यक्ति संपत्ति के स्वामी न होने पर भी 2 प्रमुख परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण कर सकता है और अंतरण की विधिक आवश्यकता होने पर अंतरण की संपदा के फायदे के लिए होने पर कर सकता है। आज हम यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट दूसरा पैरा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।